हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजभाषा हिंदी मंत्रा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमने PYQ 2010 का कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। 2010 का हमने जून और दिसंबर दोनों ही जो हमारा PYQ था उसको कंप्लीट कर लिया था। आज हम करने वाले हैं 2011 का, ठीक है, जिसमें हम पहले जून करेंगे फिर करेंगे दिसंबर वाला क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको PYQ करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करके एक प्लेलिस्ट मिलेगी जहाँ पे आपको सारे PYQs मिल जाएंगे, ठीक है। डेली जो भी मैं क्लासेस PYQ की जो भी हम कर रहे हैं वो सारी मैं वहाँ पर अपलोड करती हूँ और प्लेलिस्ट मैंने बना दी है ताकि आप लोगों को कोई भी क्लासेस खोजने में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो अगर वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो जाके देख लें, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको क्लासेस की अपडेट मिलती रहे। जब भी मैं क्लासेस अपलोड करूं तो आपको टाइम से नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। भारोपीय परिवार की भाषा कौन सी नहीं है, हमें क्या ये देखना है, जो कि हमारा कौन से यूनिट से है। तो ये भाषा विज्ञान यानी कि हमारे यूनिट फर्स्ट से ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, सबसे पहला क्या है, भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है मराठी, गुजराती, मलयालम या हिंदी। तो इसमें कौन सी, मराठी, गुजराती और हिंदी, ये तीनों क्या हैं, भारोपीय परिवार की भाषा है। मैंने आपको जब हमने भाषा विज्ञान करा था, हमने यूनिट 1, कौन सा यूनिट 1, हमने जब यूनिट 1 जब हमने किया था उसमें मैंने आपको भारोपीय परिवार, जो भी हमारा भारोपीय परिवार था, यूरेशिया, अफ्रीका भूखंड, प्रशांत महासागरीय भूखंड या अमेरिका, भारोपीय में कौन कौन से हैं, द्रविड़ परिवार में क्या क्या है, काकेशी में क्या आता है, चीनी परिवार में कौन से आते हैं। तो ये सारे मैंने आपको बहुत ही अच्छे से और मैप के थ्रू कराने की कोशिश की थी, मैप से कराया था ताकि आप चीज़ें भूलें ना, ठीक है, आपको थोड़ा लॉन्ग टाइम तक की चीज़ें याद रहे। तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, मलयालम क्या है, भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। मलयालम भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। तो भारोपीय में आ गई मराठी, गुजराती, हिंदी ये है, और मलयालम कहाँ की है, तो द्रविड़ परिवार की भाषा है, ठीक है। द्रविड़ परिवार से मैंने आपको बताया था कि उसमें कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, वो आपको यूनिट 1 अगर आप देखेंगे यूनिट 1 की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें आपको द्रविड़ परिवार में कौन कौन सी भाषा आती है, चीनी में कौन सी आती हैं, या काकेशी में कौन सी आती हैं, या फिर हमारी जो सामी हामी परिवार था उसमें कौन कौन सी भाषाएं हैं, भारोपीय में कौन सी हैं, ये सारा हमने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में करा था। तो इसका आप बाकी का वहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो क्या है, ब्रज कहाँ बोली जाती है। तो ब्रज कहाँ बोली जाती, इलाहाबाद, मथुरा, वृंदावन, ओरछा, झांसी या बनारस। तो कहाँ बोली जाती, इलाहाबाद में कौन सी बोली जाती है, तो इलाहाबाद में देखो हमारी क्या, अवधी बोली जाती है ना। इलाहाबाद यानी प्रयागराज के जो होंगे वो है अवधी, ठीक है। हमारे यहाँ क्या बोली जाती है, अवधी। और मथुरा और वृंदावन में बोली जाती है कौन सी भाषा, ब्रज भाषा। देखो भाषा से क्या है ना कि प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो हो सकता है इस बार भी आपका प्रश्न आ जाए, यहाँ से हमेशा ही प्रश्न बनता है कि वैसे तो इस तरह से बनता था कि अवधी कौन से क्षेत्र की भाषा है, तो वहाँ ऑप्शन दे दिए जाते थे, जैसे कि यूँ पूछ लिया जाता था कि मतलब छत्तीसगढ़ी कहाँ कहाँ बोली जाती है, या फिर बिलासपुर में कौन सी बोली बोली जाती है, इस तरह के भी प्रश्न आते थे। तो यहाँ से भी देखो इलाहाबाद में कौन सी अवधी है, मथुरा वृंदावन में हमारी ब्रज है, ओरछा और झांसी में क्या है, तो ओरछा और झांसी में बुंदेली है, कौन सी है, बुंदेली है। और इंदौर में कौन सी है, इंदौर में बोली जाती है मालवी, है ना, कौन सी बोली जाती है, मालवी। ये हमने बोली और उपभाषा, अपभ्रंश, ये सारी चीज़ें भी हमने देखी थी। बनारस कहाँ बोली, बनारस में कौन सी बोली बोली जाती है, तो यहाँ देखो लिखा है भोजपुरी। बनारस में कौन सी है, भोजपुरी। कहाँ कहाँ बोली जाती है, गोरखपुर, बलिया, भोजपुर में बुंदेली बोली जाती है, ओरछा, झांसी, हमीरपुर, दतिया और सागर, ठीक। अवधी कहाँ बोली जाती है, इलाहाबाद हो गया, लखनऊ हो गया, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर। देखो मैंने एक मैप ऐड किया था जब यूनिट 1 हमने किया था भाषा विज्ञान, जिसमें मैंने यूपी का, उत्तर प्रदेश का मैप दिखाया था, ठीक है। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश के मतलब कि पूरब साइड जो पूरा
हिस्सा होता है जो, वहाँ पर कौन सी बोलियाँ बोली जाती हैं, या फिर इधर साइड कौन सी बोली जाती है। इस तरह से मैंने आपको उत्तर प्रदेश का मैप अलग से लगा के दिखाया था, ठीक है। तो उत्तर, क्योंकि यूपी का जो बोलियाँ हैं ना, वहाँ से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। जैसे हमारा इलाहाबादी हो गया, बनारस हो गया, मथुरा वृंदावन से भी, मतलब कि इधर साइड से भी, और एमपी वाला जो हिस्सा आ जाता है हमारा, भोपाल, इंदौर, या फिर मतलब कि वो जहाँ पे हमारी मैथिली बोली जाती है, ये सारे वाले जो क्षेत्र हो जाते हैं, यहाँ से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। तो वो चीज़ें आप वहाँ से भी अच्छे से देख सकते हो। अगला प्रश्न देखो क्या है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। अब हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, वैदिक संस्कृत या फिर लौकिक संस्कृत या शौरसेनी अपभ्रंश या प्राकृत। तो देखो सभी को पता है हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, शौरसेनी अपभ्रंश से। अब देखो ये थोड़ा सा क्रम याद रख लो। वैदिक संस्कृत हमारी आती है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। हमारी जो ये प्राचीन आर्य भाषा में आता है ना, हमारा वैदिक और लौकिक, किस में आता है, ये प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में आता है। और मध्यकालीन में क्या आता है, पाली प्राकृत अपभ्रंश आ जाती है। और ये वाला हमारा आधुनिक आर्य भाषा में आ जाता है, हिंदी, बंगला, उड़िया और मराठी, गुजराती, ये वाले जो होते हैं सारी भाषाएं, ये किस में आती है, हमारी आधुनिक आर्य भाषा में। और हमारी ये प्राचीन और ये वाली मध्य, ठीक है। ये चीज़ें समझ आई। अब इनका आपको समय याद रखना है। कैसे, वैदिक संस्कृत का क्या है 1500 ईसा पूर्व से 1500, वैदिक संस्कृत का 2000 ईसा पूर्व भी माना जाता है। मैंने जब आपको जब हमने यूनिट 1 किया था तो मैंने आपको बताया था कौन से जो विद्वान है वो 2000 मानते हैं और कौन 1500 मानते हैं। तो वहाँ से वो चीज़ थोड़ी सी ध्यान देख लेना, क्योंकि क्या होता है ना कि आजकल विद्वानों से प्रश्न बनता है कि कौन से इन विद्वान ने किसको 2000 माना है, 1500 किसने माना है। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। लौकिक संस्कृत का क्या है 1000 ईस्वी से 500 ईसा पूर्व तक, और पाली है हमारा 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। प्राकृत आता है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी, अपभ्रंश आता है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। फिर शौरसेनी अपभ्रंश में पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली आती है, ब्रज आती है, हरियाणवी आती है, बुंदेली आती है, और क्या आती है, कन्नौजी आती है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप माइंड में रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या है, महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत इस ग्रंथ में है। महाप्रभु जो वल्लभाचार्य है उनके शिष्यों का वृत्तांत कौन से ग्रंथ में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है 84 वैष्णवन की वार्ता में। किसमें पाया जाता है, 84 वैष्णवन की वार्ता, जो कि लिखी किसने है, गोकुलनाथ। किसने लिखी है, गोकुलनाथ। और वहीं पर ये 252 वैष्णवन की वार्ता भी किसने लिखी है, गोकुलनाथ ने ही लिखी है। देखो वल्लभाचार्य के शिष्यों का जीवन वृत्त वर्णित है किसमें, 84 वैष्णवन में। और वहीं पे विट्ठलनाथ के शिष्यों का जीवन वृत्त किसमें है, 252। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये चीज़, क्योंकि 252 और 84 वैष्णवन की वार्ता में इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि किसमें वल्लभाचार्य के शिष्यों का जीवन वृत्त है और किसमें विट्ठलनाथ के शिष्यों का जीवन वृत्त है। तो थोड़ा सा ये चीज़ें हैं, क्या करना है आपको, याद करके चलना है अगर आपको याद नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या है, काशी में हम प्रगट भय रामानंद चिताए, किसकी पंक्ति है, ये पंक्ति किसकी है, काशी में हम प्रगट भय रामानंद चिताए। तो ये किसकी है, तो ये है कबीर की। किसकी है, कबीर की। इनका जन्म कहाँ हुआ था, काशी में, ठीक है। काशी में हम प्रगट भय, ठीक। आगे पंक्तियाँ देखो रैदास की क्या है, जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत फिर ही अजहु बनारसी आस पासा। देख लेना एक बार, गोस्वामी तुलसीदास की क्या है, मातु पिता जग जाय तजो विधि हूँ न लिखी कछु भाल भलाई, हम भक्तन के भक्त हमारे सुनु अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी यह व्रत टरत नटारे। ये सूरदास की पंक्तियाँ थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि सूरदास हो गया, तुलसीदास हो गया, रैदास, कबीर, ये सारे महत्वपूर्ण हमारे रचनाकार हो जाते हैं, या कवि हो जाते हैं, लेखक हो जाते हैं, जो भी कह लो, ठीक। अब देखो रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है। आज जब हमने रासो पढ़ा था, पृथ्वीराज रासो, बिसल देव रासो या विजयपाल रासो, ये सारी चीज़ें जब हमने पढ़ी थी आदिकाल में, तो वहाँ मैंने आपको बताया था देखो कि रासो की उत्पत्ति कौन से विद्वान कहाँ से मानते हैं, कहाँ से हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं, कहाँ से हमारे रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं, कहाँ, हाँ ये रहा,
कहाँ से रासो शब्द की उत्पत्ति, क्योंकि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मानी है, ठीक है। कोई रास से मानता है, कोई राजसूय से मानता है, कोई रसायन से मानता है। इस तरह से देखो, तो रामचंद्र शुक्ल ने रसायन से माना था। रामचंद्र शुक्ल ने किससे माना था? रासो शब्द की उत्पत्ति क्या कहते हैं? रामचंद्र शुक्ल कि रसायन से रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब देखो, राजसूय से गरसद दासी मानते हैं, राजयश से हरप्रसाद शास्त्री, और रासक से नरोत्तम स्वामी, राज से नंदुलारे वाजपेयी मानते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देख के चलना। लक्षण ग्रंथ का अर्थ है। अब लक्षण ग्रंथ का अर्थ क्या होता है? काव्यांग विवेचन होता है। क्या होता है? काव्यांग विवेचन। यहाँ इसकी व्याख्या देखो, काव्य के लक्षण दोहा, सवैया, कवित इत्यादि छंदों के रूप में कवि आचार्य द्वारा निरूपण ही लक्षण ग्रंथ होता है। छंद, अलंकार, नायिका, भेद इत्यादि का काव्यगत विवेचन ही लक्षण ग्रंथ है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या है? निम्नलिखित कवियों में रीति सिद्ध कौन है? अब रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, ये रीति काल में हमें 3 तरह के मिलते हैं। रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, कौन कौन से मिलते हैं? देखो, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त, ठीक है, ये मिलते हैं। तो अब बताओ बिहारी कौन है? तो बिहारी जो है हमारे, ये रीति सिद्ध कवि हैं। कौन है? रीति सिद्ध कवि हैं। वहीं पे घनानंद कौन है? रीति मुक्त कवि हैं। कौन है घनानंद? रीति मुक्त है। और मतीराम कौन है? रीतिबद्ध। मतीराम कौन है? रीतिबद्ध। और तोष कौन है? रीतिबद्ध। ये भी तोष कवि भी जो है हमारे रीतिबद्ध। अब देखो रीतिबद्ध में हमारे कौन कौन आते हैं? तो रीतिबद्ध, पहले मैं सबसे पहले आपको बद्ध का बता देती हूँ। बद्ध में आते हैं हमारे केशव आते हैं, फिर कौन आते हैं? चिंतामणि आते हैं, ठीक। उसके बाद आते हैं हमारे कौन? मतीराम आ जाते हैं। ये कौन है? ये मैं अभी बता रही हूँ, रीतिबद्ध कवि, ठीक है। कितने हो गए? केशव, चिंतामणि, मतीराम और भूषण होते हैं, भूषण। और फिर आते हैं हमारे कुलपति मिश्र, मैं इम्पॉर्टेंट बताऊंगी, ठीक है। फिर आते हैं सुखदेव आ जाते हैं, देव आते हैं, तोषनिधि आते हैं हमारे, रसलीन, पद्माकर आ जाते हैं, दूल्हा आते हैं। ये कौन थे? रीतिबद्ध। और रीति सिद्ध और रीति मुक्त में कौन कौन आते हैं? तो देखो, रीति सिद्ध में जो आते हैं हमारे, वो हैं सेनापति हो जाते हैं हमारे, बिहारी हो जाते हैं, सेनापति, बिहारी। इनकी रचनाएं ज़रूर आप याद रखेंगे, ठीक है। बिहारी सही हो गई हमारी। रसनिधि हो गए हमारे। रसनिधि कौन कौन सी है? रतन हज़ारा थी, और एक कौन सी रचना है उनकी, देख लेना, ठीक है। और फिर बचते हैं हमारे कौन से? रीति मुक्त कवि बचते हैं। तो रीति मुक्त में कौन कौन से आते हैं? रीति मुक्त में आ जाते हैं हमारे सबसे पहले तो आलम आ जाएंगे, आलम के बाद आ जाते हैं हमारे घनानंद आते हैं, उसके बाद आते हैं बोधा, और फिर आता है ठाकुर द्विजदेव। अब देखो, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमारे अब हमने देख लिया रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। हमने ये तो देख लिया रीतिबद्ध में कौन कौन है, रीति सिद्ध में कौन कौन है, और रीति मुक्त में कौन। अब यहाँ से क्या प्रश्न बनता है? आपको ये तो पता है कि देखो, इन तीनों का ना क्रम पूछ लेता है, इन तीनों के कवियों का मिक्स करके, कि सबसे पहले मान लो कि आ जाए हमारे, मान लो कि रीतिबद्ध के हो गए केशव या मतीराम, ठीक है। इनका नाम दे देगा, एक रीति सिद्ध से उठा लेंगे, एक रीति मुक्त से। अब इनके क्रम पूछ लेंगे। अब इनके क्रम कैसे आप लगाओगे? ऐसा तो नहीं है कि आपने रीतिबद्ध पहले पढ़ा तो सारे जो लेखक हुए रीतिबद्ध वाले, उनका जन्म पहले हुआ है, वो सबसे बड़े हुए, ऐसा तो नहीं है। तो क्या करना है आपको? जो इम्पॉर्टेंट हो गए ना, जैसे केशव, मतीराम हो गए, केशव हो गए, मतीराम, भूषण हो गए, आलम हो गए, घनानंद हो गए, बोधा हो गए, बिहारी हो गए, सेनापति, इनका आपको सन याद रखना है। रीतिकाल से कवियों के क्रम पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या चीज़ रीतिकाल में ध्यान रखना है? रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त तो याद ही रखना है। उसके साथ साथ आपको जो महत्वपूर्ण मैंने कवि बताए, उनके क्रम याद रखने, यानी उनकी रचना कह रही हूँ, सॉरी, उनका समय याद रखना है, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ आ गई हैं। चलो आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखो, जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा जल्दी स्पीड में करें, ठीक है। विश्व पूजन की अर्चना में नहीं बाधक था इस व्यष्टि का अभिमान, किसकी पंक्ति है? ये पंक्ति किसकी है? विश्व जन की अर्चना में नहीं बाधक था इस व्यष्टि का अभिमान, किसकी पंक्ति है? तो ये है नेमिचंद्र जैन की। नहीं याद थी, नहीं पता थी, तो अब देख लो, ठीक है। आगे की देख लो, सांप
तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा प्यार तुम्हारा। ये वाला देख लो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थोड़ा। भारत भूषण अग्रवाल का क्या है, मुश्किल यह है कि मैं ज़िंदगी को एक इमारत की तरह गढ़ना चाहता था। ठीक है, आगे देखो क्या है, मतवाला के संपादक कौन थे। अब मतवाला क्या है, पत्रिका है, क्या है, पत्रिका है। अब आपको देखो इसके संपादक पूछा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, निराला हैं, धर्मवीर भारती या शिव पूजन सह्यार। अब मतवाला प्रकाशन वर्ष 1923 ईस्वी है, क्या है 1923 है। कवि वचन सुधा जो की है 1868 की, भारतेंदु हरिश्चंद्र। मतवाला है निराला की, कवि वचन है हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र की, जागरण है शिव पूजन सहाय का, और धर्म युद्ध है धर्मवीर भारती का। किसका है, धर्मवीर भारती का। ठीक है, याद रहेगा, इतनी चीज़ें याद हो जाएंगी। आगे देखो क्या है, नोट में क्या लिखा है, मतवाला 1923 के प्रथम प्रधान संपादक महादेव प्रसाद सेठ थे, जो कलकत्ता से साप्ताहिक प्रकाशित होता था। देखो मैं थोड़ा सा ना, हिंदी पत्रकारिता जो है आपका वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, वो वहाँ पर दिखा देती हूँ। देखो मैं इम्पॉर्टेंट जो पत्रिकाएं बोल रही हूँ ना, उसका या तो आप नोट कर लो या फिर नोट ही कर लेना। ठीक है, थोड़ा सा अगर मैं तेज़ बोलूँ तो स्पीड देख लेना अपने हिसाब से, बाकी आप तो थोड़ा सा बैक वगैरह भी कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, मैं क्योंकि लाइव तो है नहीं। ठीक है, तो देखो मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट जो थोड़ी सी पत्रिकाएं हैं ना उनका बता देती हूँ। जो भारतेंदु पूर्व वाली हैं सबसे पहले वो लिख लेना, ऊपर हेडिंग लिख लेना भारतेंदु पूर्व युगीन जो पत्रिकाएं थी। ठीक है, तो सबसे पहली आ जाती है हमारी उदंत मार्तंड। कौन सी आती है, उदंत मार्तंड, जिसका संपादक कौन है, जुगल किशोर। बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत बार आया है कि सबसे सर्वप्रथम पत्रिका कौन सी थी, सर्वप्रथम पत्रिका कौन सी थी, तो वो थी हमारे उदंत मार्तंड जुगल किशोर की। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा बंगदूत जो कि राजा राम मोहन राय की है। बंगदूत किसकी है, यहाँ एक्स्ट्रा स्लाइड नहीं है, नहीं तो मैं पूरा ही लिख देती, तो आप ठीक है लिख लो ऐसे ही। बनारस अखबार जो आ जाती है हमारी राजा शिव प्रसाद सिंह की। कौन सी, बनारस अखबार 1845 की, राजा शिव प्रसाद सिंह की। और वहीं पर हमारी आती है सुधाकर जो कि बाबू तारा मोहन मित्र की है। समाचार सुधावर्षण होता है हमारा श्याम सुंदर सेन की। प्रजा हितौषी जो किसकी है, राजा लक्ष्मण सिंह की है। ठीक है, और तत्वबोधिनी गुलाब शंकर की है। इतनी ही चीज़ें इसमें ज़्यादा थी। अब देखो ये जो हमारा प्रथम दैनिक पत्र है, ये प्रश्न आया हुआ है आपका, प्रथम दैनिक पत्र कौन सा है, प्रथम दैनिक पत्र। तो प्रथम दैनिक पत्र कौन सा होता है, हमारा समाचार सुधावर्षण, समाचार सुधावर्षण। ठीक है, जो किसकी थी, श्याम सुंदर सेन की थी। किसकी थी, श्याम सुंदर सेन की। ठीक है, इतना समझ आया। आगे देखो क्या है, और इम्पॉर्टेंट पत्रिकाएं तो बहुत ज़्यादा है हमारी, भारतेंदु युगीन की है, द्विवेदी युगीन की है, छायावाद की है। तो मैं क्या करूँगी, पत्रिका की एक अलग से आपको क्लास ले लूँगी आपकी, जिसमें मैं आपको ट्रिक की हेल्प से आपको पत्रिकाएं याद करा दूँगी पक्का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगला प्रश्न क्या है, साखी किसका संकलन है। तो साखी किसका है, शमशेर बहादुर सिंह का, कीर्ति चौधरी का, हरिनारायण व्यास का, या विजय देव नारायण शाही का। तो देखो साखी जो है हमारा विजय देव नारायण शाही का संकलन है। साखी है, मछली घर है, संवाद तुमसे, ये थोड़ा इनके काव्य संग्रह देख लेना। ठीक है, हरिनारायण व्यास का क्या क्या है, मृग और तृष्णा, त्रिकोण पर सूर्योदय, बरगद के चिकने पत्ते। ठीक है, और यहाँ पे इतना कुछ खास, शमशेर बहादुर सिंह का देखो क्या है, कुछ है क्या, कुछ और कविता, चूका भी हूँ नहीं मैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और बात बोलेगी, काल तुमसे होड़ है मेरी, आ चुका है, सुकून की, बस ये दो चीज़ें क्या है, ये चूका भी हूँ मैं नहीं और काल तुमसे होड़ है मेरी, ये दोनों जो हमारी रचनाएं हैं या काव्य संग्रह है ये पूछे गए हैं। ठीक है, तो किसकी है देख लेना। जीवन विवेक ही साहित्य विवेक है, किसका कथन है,
जीवन विवेक ही साहित्य विवेक है, किसका कथन है? तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, तो महत्वपूर्ण हो गया अपने आप ही, है ना। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनके कथन तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है आपको कि ये याद कर लो या फिर इसको कहीं नोट कर लो, क्योंकि ऑब्वियस है यहाँ से प्रश्न बन सकता है। आपको नहीं पता हजारी प्रसाद द्विवेदी के कौन से कथन या रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन, एनटीए पूछ ले, ठीक है। जीवन विवेक ही साहित्य विवेक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। मार्क्सवाद कहता है हर वस्तु पर डाउट करो, ये बहुत बार प्रश्न आया है, जो कि है किसका? रामविलास शर्मा का है, ठीक है। दुख सबको मांझता है, किसका है? अज्ञेय का। जो कुछ भी है उससे बेहतर चाहिए, मुक्ति बोध का है। ये सारे ही प्रश्न, मतलब कि ये सारी जो पंक्तियां हैं ये पूछी गई हैं, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा देख के चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील आलोचक नहीं है? नंदुलारे वाजपेयी, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त या रामविलास शर्मा। तो इनमें से कौन प्रगतिशील आलोचक नहीं है? तो नंदुलारे वाजपेयी, जो कि छायावादी, प्रभाववादी, स्वच्छंदतावादी, सोचवादी, रसवादी, आध्यात्मिक समीक्षक कहा जाता है, ठीक है। ये देख लेना, ठीक। शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, रामविलास शर्मा आदि सभी प्रगतिशील प्रगतिवादी मार्क्सवादी आलोचक हैं। अगला प्रश्न देखो क्या है? अलमा कबूतरी किसकी रचना है? तो अलमा कबूतरी बहुत ही फेमस रचना है, जो कि है मैत्रेयी पुष्पा की, ठीक है। तो ये याद रखेंगे अलमा कबूतरी किसके। इसका समय देख लो, 2000 प्रकाशन वर्ष है। मृदुला गर्ग का क्या है? कटगुलाब है। चित्रा मुदगल का है एक ज़मीन अपनी, और गीतांजलि श्री का है माई। माई भी पूछा गया है, कटगुलाब पूछा गया है, अलमा कबूतरी भी पूछी गई है, ठीक है। तीनों रचनाएं ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद होनी चाहिए। विलोम किस नाटक का पात्र है? देखो विलोम एक बहुत ही फेमस, बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र, कौन से? उसका आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन का बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है। आपको क्या करना है कि सभी जितने आपके सिलेबस में पात्र, तो सभी को पता है ये पात्र से प्रश्न बहुत आता है, कथन से तो आता है, ये पात्र से भी आता है, तो पात्र आपको देख के चलना है, ठीक। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा है। तो कलम का सिपाही सबको पता है कि ये क्या है? एक आत्मकथा है। एक मिनट, कलम का सिपाही जीवनी थी, जो कि शरद चंद्र पर थी ना। जीवनी किस पे थे? शरद। रुको साफ लिख देती हूँ। कलम का सिपाही जो है एक जीवनी है, जो कि है शरद चंद्र पर। बहुत प्रश्न आया हुआ है कि कलम का सिपाही किस पर लिखी गई है, किसकी जीवनी है? तो शरद चंद्र की, जो कि लिखा किसने है? अमृत राय ने। चिड़ों पर चांदनी क्या है? तो चिड़ों पर चांदनी क्या है? एक यात्रा साहित्य है। किसका है? यात्रा साहित्य। और किसका है ये? निर्मल वर्मा का है। अर्धकथानक क्या है? अर्धकथानक है जो आत्मकथा है किसकी? बनारसी दास जैन की, ठीक। और वहीं पे बाणभट्ट की आत्मकथा, ये तो सबको पता है, वो एक उपन्यास है, जो कि आपके सिलेबस में है। देखो यहाँ नोट में क्या है? अर्धकथानक 1641 ईस्वी बनारसी दास जैन द्वारा ब्रज भाषा में पद्यात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का प्रथम आत्मकथा है। हो सकता है आपसे पूछा जाए, ठीक। कलम का सिपाही 1962 ईस्वी में प्रेमचंद की जीवनी है। एक मिनट, कलम का सिपाही, आवारा मसीहा, सॉरी, कलम का सिपाही जीवनी शरदचंद्र की थोड़ी थी, आवारा मसीहा थी ना वो तो। सॉरी, यहाँ थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो गई मुझे, ठीक, सॉरी। हाँ चलो देखो, कलम का सिपाही शरदचंद्र की नहीं थी, मैंने गलती से बोल दिया, ये प्रेमचंद की थी, प्रेमचंद की जीवनी। कलम का सिपाही, कलम का मजदूर, हाँ ठीक है, कलम का मजदूर भी एक था ना। प्रेमचंद की जीवनी है, सॉरी, मैंने गलती से कलम का सिपाही को आवारा मसीहा पता नहीं कहाँ से कनेक्ट हो गया, ठीक है। यही होता है जब दिमाग में ना 100 चीज़ें होती हैं तो थोड़ा सी खिचड़ी बन जाती है। ये देख लो, अभी समझ आ रहा है ना आपको, ये गलतियाँ नहीं करनी जो देखो अभी जैसे मैंने कर दी हल्के में लेके कि हाँ कलम का सिपाही, नहीं, कलम का सिपाही, कलम का मजदूर, आवारा मसीहा, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है, कौन सी जीवनी किसकी है, ठीक है। चितवन की छाल निबंध संग्रह के रचयिता कौन है? तो चितवन की छाल जो हमारे निबंध है, बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है, जो किसकी है? विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। और विद्यानिवास मिश्र के बहुत सारे निबंध हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको उन विद्यानिवास के जितने भी निबंध हैं, विद्यानिवास मिश्र के जितने भी निबंध हैं वो सारे आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है।
जिसमें से मैं आपको इम्पोर्टेंट बता देती हूँ, रुको। किसका है ये? विद्या निवास मिश्र की इम्पोर्टेंट कौन कौन सी है? चितवन की चाह हो गई, हल्दी दूब हो गई, हल्दी दूब हो गई। उसके बाद कदम की फूली डाल थी, तुम चंदन हम पानी, आंगन के पंछी और बंजारा मन। फिर क्या था? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, जो कि आपके सिलेबस में ही है। परंपरा कोई बंधन नहीं है। ये जो है कुछ है ना, थोड़े से विद्या निवास के जो महत्वपूर्ण जो निबंध थे मैंने वो आपको बताया। नंदुलारे वाजपेयी के भी आपको पता होना चाहिए। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी हो गया, फिर नया साहित्य नए प्रश्न हो गया, और नई कविता राष्ट्रीय साहित्य सिद्धांत। ये कुछ इनकी क्या है? महत्वपूर्ण नंदुलारे वाजपेयी के भी निबंध है, ठीक है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी को भी देख के चलना है। इनके कौन कौन से थे? अशोक के फूल था, कल्पलता था, विचार और वितर्क था, कुटुज था, आलोक पर्व था। ये कुछ महत्वपूर्ण निबंध किसके थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी के थे। किसके थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुछ महत्वपूर्ण निबंधकार हैं, जैसे कि मैं बता देती हूँ आपको। जैनेन्द्र हो गए, रुको, हाँ, जैनेन्द्र हो गए, विद्या निवास तो हैं ही, नंदुलारे हो जाएंगे तुम्हारे, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। उसके बाद हमारे हो जाते हैं हरिवंश राय बच्चन हो जाते हैं। उसके बाद दिनकर जी हो जाते हैं। उसके बाद अज्ञेय हो गए, इलाचंद जोशी हो गए, रामचंद्र शुक्ल हो गए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये सारे महत्वपूर्ण निबंधकार हैं और इनसे बहुत प्रश्न बनता है, ठीक है। निबंध आलोचना रट लो, बहुत प्रश्न आते हैं, और निबंध और आलोचना में ही ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए एनटीए ज़्यादा प्रश्न भी वहीं से बनाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या है? अनुमितिवाद के प्रतिष्ठाता कौन है? अनुमिति का क्या है? शंकुक है। कौन है? शंकुक। देखो, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आनंदवर्धन है। अब है हमारा किंशुक कुसुम जानकर झपटा भौरा शुक की लाल चोंच पर, तोते ने निज ठोर चलाई जामुन का फल उसे सोचकर। में कौन सा अलंकार है? अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप अलंकार क्या करना कि देख लेना, थोड़ा सा अलंकार वगैरह ना देख के जाना, ठीक है। तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, ये चीज़ें अब पूछी जाने लगी है, पहले नहीं पूछी जाती थी इतनी ज़्यादा। पहले जैसे यहाँ पे एक ही प्रश्न आपको अलंकार है, अब मतलब कि व्याकरण से मिल रहा है, ठीक है। पर अब क्या है कि जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था वहाँ से व्याकरण के कुछ नहीं तो भी 4 से 5 प्रश्न आए थे, या 5 से 6, 4-5 प्रश्न हाँ आए थे। व्याकरण से 4 से 5 प्रश्न आए थे, इसलिए क्या करना है, व्याकरण थोड़ा सा आपको इस बार पढ़ के जाना है। अगर नहीं पढ़ा है तो अभी भी टाइम है, पढ़ लो। मैंने बता दिया कि व्याकरण से प्रश्न आ सकता है। अब देखो, काव्यालंकार के रचयिता हैं। काव्यालंकार के रचयिता कौन है? तो वो है भामह। काव्यालंकार के रचयिता कौन है? भामह है। काव्यालंकार भामह का है, नाट्यशास्त्र भरत मुनि का है, वक्रोक्ति जीवितम कुंतक का है, और काव्यादर्श किसका है? दंडी का है, ठीक है। तो ये आपको क्या करने हैं? याद रखने हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखो, मैं आपको ये थोड़ा सा वो बता देती हूँ, इनका समय बता देती हूँ, जितने भी इम्पोर्टेंट हुए हैं आचार्य हमारे, कौन से? हमारे काव्यशास्त्र के, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे कौन से आते हैं? सबसे पहले आते हैं हमारे भरत मुनि। कौन आते हैं? भरत मुनि। उसके बाद आते हैं हमारे भामह, फिर आते हैं दंडी, फिर आते हैं उद्भट, फिर आते हैं वामन, फिर आते हैं रुद्रट, आनंदवर्धन, राजशेखर। इस तरह से बहुत सारे हमारे कितने होते हैं? 18वीं शताब्दी तक के हमें कौन मिलते हैं? हमारे आचार्य मिलते हैं। भरत मुनि जो कि हैं हमारे दूसरी शताब्दी के, और काव्यालंकार भामह कौन सी शताब्दी के हैं? तो ये हैं 6ठी, ठीक है। भरत मुनि हो गए दूसरी, और कुंतक कब के हो गए हमारे? कुंतक थे हमारे 10वीं के, हाँ, और दंडी थे हमारे कब के? 7वीं शताब्दी के, ठीक है। तो शताब्दी आपको थोड़ा सा याद रखना है, कौन कौन सी शताब्दी के, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग को क्लास थोड़ी भी अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बाकी दोस्तों तक भी शेयर कर दो, ठीक है, ताकि उन्हें भी थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए, है ना। और बाकी जो जितने हमारे जो बचे हैं, देखो 30 क्वेश्चंस, अभी हमने 20 क्वेश्चंस किए हैं 30 मिनट्स में। थोड़ा सा हो जाता है, टाइम लग जाता है, क्योंकि हम थोड़ा डिटेल में चीज़ें देख रहे थे, ठीक है। आज तो मैंने थोड़ा सा अलग से भी ट्राई किया है कि मैं थोड़ा सा और बता दूं कि कौन से निबंधकार आप पढ़ लो तो थोड़े से ज़्यादा आपके लिए अच्छा हो जाएगा। इन सब चीज़ों में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए
ठीक है, बुरा नहीं है, 30 मिनट में हमने 20 क्वेश्चन किए, काफ़ी है। ऐसे हम अभी हमारे 30 क्वेश्चन बचे हैं, फिर हमारा ये वाला भी जून 2011 वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम ये भी कवर कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छे से पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।